एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर 6 जो कि हिस्ट्री का है, वीवर्स, आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ऑनर्स का नेक्स्ट टॉपिक। अब तक स्टूडेंट्स हमने इसमें काफ़ी कुछ जो है लेकर कपड़ा उद्योग को लेकर है, वर्ड्स टेल्स अस हिस्ट्री के बारे में और किस तरह से यहाँ की प्रिंटिंग की जाती थी इंडिया के अंदर, किस तरह से यहाँ का जो कपड़ा उद्योग था वो ब्रिटिशर्स की नीतियों की वजह से प्रभावित हुआ। वो सब चीज़ें हमने जो है इंडियन टेक्सटाइल इन यूरोपियन मार्केट भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसी के साथ में जो है हमने कहें कि काफ़ी कुछ इंडियन टेक्सटाइल के बारे में पढ़ा कि हु वर द वीवर्स कौन थे, उनकी क्या कंडीशन थी, महिलाओं ने किस तरह से सफ़र किया, द डिक्लाइन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल हमने पढ़ा। फिर किस तरह से जो इंडियन टेक्सटाइल के अंदर जो वीवर्स इन्वॉल्व थे, स्पिनर्स इन्वॉल्व थे, वो लोग किस तरह से प्रभावित हुए, वो चीज़ें हमने इसमें डिस्कस की हैं। उसी के साथ में हमने जो है एक विडो लेडी का जो लेटर था न्यूज़ एजेंसी को रिगार्डिंग द गवर्नमेंट, वो भी हमने पढ़ा कि क्या सिचुएशन लोगों की उस समय में थी, कि जिनका रोज़गार जो है इंडियन ईस्टर्न कंपनी ने ले लिया था, तो उन लोगों ने कितना सरवाइव किया था। तो आज जो है हम अपने इस टॉपिक में शुरू करेंगे कॉटन मिल्स कम अप, कि कॉटन मिल्स जो है उनका फिर से जो उदय हुआ, वो हम सूती कपड़ों की मिलों का उदय जो है आज हम इसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट कॉटन मिल इन इंडिया was set up as a spinning mill in Bombay in 1854. From the early 19th century, Bombay had grown as an important port of for the export of raw cotton from India to England and China. It was close to the vast black soil tract of the western India where cotton was grown. When the cotton textile mills came up, they could get supplies of raw materials with ease. कि हम कहें कि भारत में पहली बार सूती कपड़ा मिल जो है 1854 में बम्बई में स्थापित हुई। यह कताई मिल थी। 19वीं सदी की शुरुआत से ही भारत से इंग्लैंड और चीन को होने वाले कच्चे कपास के निर्यात के लिए बम्बई एक महत्वपूर्ण बंदरगाह बन चुका था। बम्बई पश्चिमी भारत की काली मिट्टी वाली उस विशाल पट्टी से काफ़ी निकट था जहां कपास की खेती की जाती थी। और जब यहाँ सूती कपड़ा मिलों की स्थापना हुई तो उन्हें कच्चा माल जो है वो आसानी से मिलने लग गया था। तो हम कह सकते हैं कि किस तरह से जो है इंडियन टेक्सटाइल जो है उन्होंने सर्वाइव किया था और किस तरह से उन्होंने अपना जो है रीगेन जो है वो किया। रीगेन के बाद में अगर हम देखें तो किस तरह से उन लोगों ने जो है इसको दोबारा से रीस्टैब्लिश किया, बॉम्बे में किस तरह से इस्टेब्लिशमेंट हुआ। और अगर हम बात करें कि किस तरह से जो है जो बुनकर थे उन्होंने वापस अपने नई दोबारा से जो कपड़ा उद्योग की स्थापना हुई, तो किस तरह से उन लोगों को फिर से जो जॉब्स वगैरह है वो ऑफ़र होने लग गए। और इन्हीं जॉब्स की वजह से अगर हम देखें तो ओवरऑल जो है उनके लिए काफ़ी यूज़फुल था, क्योंकि इनकी वजह से ही उनके घर जो है वो चलते थे। अब हम आगे देखिए, बाय 19 ओवर 84 मिल्स स्टार्टेड ऑपरेटिंग इन बॉम्बे। मैनी ऑफ दीज वर एस्टैब्लिश्ड बाय द Parsi and Gujarati businessmen who had made their money through trade with China। कि सन 1900 तक आते आते जो है बम्बई में 84 कपड़ा मिलें जो है वो चालू हो चुकी थी। उनमें से बहुत सारी जो मिलें हैं पारसी और गुजराती व्यवसायियों ने खोली थी, जो चीन के साथ में हम कहें कि व्यापार के ज़रिए काफ़ी पैसा कमा चुके थे। मिल्स केम अप इन अदर सिटीज़ टू। द फर्स्ट मिल इन द अहमदाबाद वॉज स्टार्टेड इन 1861। A year later, a mill was established in Kanpur in the United Provinces. Growth of cotton mills led to a demand for labor. Thousands of poor peasants, we can say, then artisans and agricultural laborer have moved to the cities to work in the mills। कि इस दौरान दूसरे शहरों में भी कई ऐसे कारखाने खोले गए। अहमदाबाद कपड़ा कारखाना जो है 1861 में खुला। अगले ही साल जो है संयुक्त प्रांत स्थित कानपुर में भी एक कारखाना खुल गया। सूती कपड़ा मिलों की बढ़ती संख्या के कारण मजदूरों की मांग भी बढ़ने लगी। तो इस तरह से कहें कि हज़ारों कारीगर जो हैं, गरीब काश्तकार हैं, दस्तकार हैं और खेती हर कामगार जो है कारखानों में काम करने के लिए शहरों की तरफ जाने लगे, क्योंकि उन्हें वहाँ पे हम कहें कि एक सोर्स दिखाई देने लग गया कि अब, क्योंकि उसी चीज़ में उन्होंने क्या थी, उनके स्किल्स थी
और उन लोगों ने कपड़ा मिलों के बंद होने की वजह से ही अपने जो जॉब्स हैं वो क्या किए थे, ट्रांसफ़र किए थे, वो दूसरी तरफ मूव हो गए थे। तो जब अब दोबारा टेक्सटाइल्स की इस्टेब्लिशमेंट हो रही थी, देन दे हैव टू बी डिसाइड कि उनको वापस उसी फील्ड में जाना चाहिए। इन द फर्स्ट फ्यू डिकेड्स इट इज़ एग्जिस्टेंस द टेक्सटाइल factory industries in India faced many problems. It found it difficult to compete with the cheap textile import from Britain. In the most countries, government supported industrialization by imposing heavy duties on imports. This elimination competition and protected infant industries. The colonial government in India usually refuse such protection to local industries. The first major support in the development of cotton factory production in India, therefore, was during the First World War, when textile import from Britain declined and Indian factories were called upon to produce cloth for military supplies. कि हम कहें कि प्रारंभिक कुछ दशकों के दौरान भारतीय कपड़ा कारखानों को बहुत सारी समस्याओं का से जूझना पड़ा या उनका सामना करना पड़ा। सबसे पहली समस्या तो यह थी कि इस उद्योग को ब्रिटेन से आए सस्ते कपड़े का मुकाबला करना पड़ता था। ज़्यादातर देशों में सरकारें जो है आयातित वस्तुओं पर सीमा शुल्क जो है ज़्यादा लगाकर अपने देश में औद्योगिकरण को बढ़ावा देती थी। इससे प्रतिस्पर्धा जो है वो ख़त्म हो जाती थी और संबंधित देश में जो नवजात उद्योग थे, यानी जो इन्फेंट फैक्ट्रीज थी, को संरक्षण मिलता था। परंतु औपनिवेशिक जो हम ये कहें कि औपनिवेशिक जो कह सकते हैं कि जो संबंधित देश भारतीय सरकार ने स्थानीय उद्योगों को आमतौर पर इस तरह से की सुरक्षा नहीं दी। लिहाजा हम कह सकते हैं कि भारत में औद्योगिक सूती वस्त्र उत्पादन की पहली बड़ी लहर जो है वो प्रथम विश्व युद्ध के समय दिखाई दी, जब ब्रिटेन से आने वाले कपड़े की मात्रा में काफ़ी कमी आ गई और इस समय जो है सैनिकों की जो ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय कारखानों से कपड़ा उत्पादन बढ़ने की मांग आने लगी। यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो भी इंडियन टेक्सटाइल के लिए हम ये कहें कि काफ़ी यूज़फुल रहा था, क्योंकि इसके बाद में जो है इंडियन जो टेक्सटाइल फैक्ट्रीज थी उनको काफ़ी बढ़ावा मिला। द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान एंड द वुड स्टील। अब इसमें हम पढ़ेंगे कि टीपू सुल्तान की तलवार और वुड स्टील के बारे में क्या है। बिगिन द स्टोरी ऑफ इंडियन स्टील एंड आयरन मेटलरी बाय recounting the famous story of Tipu Sultan, who ruled Mysore till 1799, fought 4 wars with the British and died fighting with his sword in his land. Tipu's legendary sword was now a part of valuable collection in the museum in England. But now, do you know why the sword was special? The sword had as an incredible hard and sharp edge that could easily rip through the opponent armor. This quality of the sword came from the special type of high carbon steel called woods, which was produced all over South India. Wood steel, when made into swords, produced very sharp edge with a flowing water pattern. This pattern came from very small carbon crystals embedded in the आयरन। कि हम कहें कि भारतीय इस्पात और लोह धातु कला की कहानी हम टीपू सुल्तान के एक मशहूर किस्से से शुरू करते हैं। ये वही टीपू सुल्तान है जिन्होंने 1799 तक मैसूर पर शासन किया और अंग्रेज़ों से हम कहें कि 4 लड़ाइयाँ भी लड़ी और हाथ में तलवार लिए लड़ते लड़ते मारे गए थे। टीपू की जो विश्व ख्याति तलवार है आज इंग्लैंड के संग्रहालयों में की बहुमूल्य संपत्ति है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि टीपू की तलवार इतनी खास क्यों थी? दरअसल इस तलवार की धार इतनी सख्त और पैनी थी कि वह दुश्मन के लोह कवच को भी आसानी से चीर सकती थी। इस तलवार में यह गुण कार्बन की अधिक मात्रा वाली वुड्स नामक स्टील से पैदा हुआ था, जो पूरे दक्षिण भारत में बनाया जाता था। इस वुड स्टील की तलवारें बहुत पैनी और धारदार होती थी। इनकी यह बनावट जो है लोहे के गड़े हम कहें कि कार्बन में बेहद सूक्ष्म कणों को पैदा करने के बाद तैयार की जाती थी। फ्रांसीसी हम कहें कि बुचानन, who tore through Mysore in the 1800, a year after Tipu Sultan's death, has left us an account of the techniques by which wood steel was produced in many hundreds of smelting furnaces in Mysore. In these furnaces, iron was mixed with charcoal and put inside
some clay pots. Through an intricate control of temperature, the smelters produced steel ingots that were used for the sword making not just in India but in the West and Central Asia too. Woods is an elegant version of the uh, Kannada work Ukku, Telugu Hukku and Tamil and Malayalam Urukku meaning steel. अगर हम कहें कि टीपू सुल्तान की मृत्यु के एक साल बाद 1800 में मैसूर की यात्रा करने वाले फ्रांसीसी बुकानन ने इस बात का ब्यौरा दिया कि मैसूर में सैकड़ों जो लोहे को गलाने की जो भट्टियाँ होती हैं में वुड्स स्टील की किस तरह से बनाया जाता था। इन भट्टियों में हम कहें कि लोहे को काठ कोयले के साथ मिलाकर भट्टी की छोटी छोटी हांडियों में रख दिया जाता था। तापमान के जटिल उतार चढ़ावों को नियंत्रण करते हुए इसे गलाने का इस्पात की सिल्लियों में तैयार किया जाता था, इसको गलाकर, और फिर जिनसे हम कहेंगे जिनका न केवल भारत बल्कि पश्चिमी और मध्य एशिया में भी तलवार बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। वुड्स की अगर हम बात करें तो वुड्स जो है एक असल में कन्नड़ शब्द उक्कू है, तेलुगु शब्द हुक्कू और तमिल व मलयालम शब्द में उक्कू यानी स्टील का वह बिगड़ा हुआ अंग्रेज़ी रूप है। यानी कि ओवरऑल अगर हम देखें तो इसको कन्नड़ भाषा में उक्कू नाम से जो स्टील को है वो जाना जाता था, जिसका मतलब है स्टील। उक्कू का मतलब है यहाँ पे स्टील। इंडियन वुड्स स्टील फ्रांसिस यूरोपियन साइंटिस्ट माइकल फैराडे, the legendary scientist and discoverer of electricity and electronisms, spent 4 years studying the properties of Indian woods 1888 to 22 तक उन्होंने इस पर स्टडी की। However, the woods steel making process which was so widely known in the South India was completely lost by the mid-19th century. Can you guess why this was so? The sword and the armor making industries died with the conquest of India by the British, and the import of iron and steel from England displaced the iron and steel produced by the craftspeople in India. कि हम कहें कि भारतीय वुड्स स्टील ने यूरोपीय वैज्ञानिकों को काफ़ी आकर्षित किया था। विश्वविख्यात वैज्ञानिक और बिजली व विद्युत चुंबक तत्व का आविष्कार करने वाले माइकल फैराडे ने भारतीय वुड्स स्टील की विशेषताओं का जो हम कहें कि 4 साल तक अध्ययन किया, परंतु दक्षिण भारत में इतनी प्रचलित वुड्स स्टील निर्माण प्रक्रिया जो है 19वीं सदी के मध्य तक आते आते जो है पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी थी। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? भारत पर अंग्रेज़ों की जीत के साथ ही यहाँ का तलवार और हथियार उद्योग जो है वो समाप्त हो गया और भारतीय कारीगरों द्वारा बनाए गए लोहे और इस्पात का स्थान इंग्लैंड से आए लोहे और इस्पात ने ले लिया। यानी हम ये कहें कि ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ही इफेक्टेड नहीं किया, उन्हीं को सिर्फ बर्बाद नहीं किया। अगर हम कहें तो आयरन एंड स्टील जो हमारे यहाँ के जो उद्योग थे उनको भी उन्होंने काफ़ी हद तक क्या कर दिया था, डैमेज कर दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब है इसमें अबंडेंट फर्नेस इन विलेजेस की गाँव की उजड़ी भट्टियाँ कि जो गाँव के अंदर जो लोग काम करते थे तो उनकी जो भट्टियाँ हैं वो किस तरह से डैमेज हुई थी। प्रोडक्शन ऑफ वुड्स स्टील रिक्वायर्ड अ हाईली स्पेशलाइज्ड टेक्निक ऑफ रिफाइनिंग आयरन, but iron smelting in India was extremely common till the end of 19th century. In Bihar, central India, the particular every district had smelters that used local deposits of ore to produce iron, which was widely used for the manufacture of implementation and tools of the daily use. The furnace were most often built of clay and sun-dried bricks. The smelting was done by man, while women worked for the bellows, pumping air that kept the charcoal burning. ये हम कहें कि वुड्स स्टील उत्पादन के लिए लोहे के परिशोधन को जो हम कहें कि बेहद परिष्कृत जो तकनीक होती है, बहुत ही टेक्निकल जो स्पेशलाइज्ड हम कहें कि बहुत ज़्यादा जो टेक्निक होती है उसकी ज़रूरत थी। परंतु भारत में 19वीं सदी के अंत तक लोहे का जो गलाने का काम था एक सामान्य गतिविधि थी। ख़ास तौर पर हम कहें कि बिहार और मध्य भारत में हर एक ज़िले में ऐसे कारीगर थे, कामगार थे जो लोह बनाने के लिए लोह अयस्क के स्थानीय भंडारों का इस्तेमाल करते थे। इसी लोहे से कारखानों में दैनिक इस्तेमाल के लिए जो है औजार और साधन बनाए जाते थे। ज़्यादातर भट्टियाँ मिट्टी और धूप में सुखाई गई ईंटों से बनी होती थी।
प्रगलन का जो कार्य है, प्रगलन का मतलब होता है जो स्मेल्ट करने का काम होता है, काम जो है पुरुष और करते थे, जबकि महिलाएं जो है धोकनी चलाती थी। धोकनी का मतलब जिससे उसको हवा मिलती थी। ये कोयले को लगातार दहकाने के लिए हवा, हम कह सकते हैं कि हवा का काम इसमें किया जाता था। फिर अगर हम देखें तो किस तरह से हम कहें कि ये हवा फेंकती थी और महिलाएं इसमें जो है पुरुषों की मदद करती थी। तो यहाँ पे एक भट्ठी का इन्होंने पिक्चर दिया भी हुआ है, ये देखिए कि किस तरह से महिलाएं जो हैं, ये इस पिक्चर में आप देख रहे होगे किस तरह से ये पंपिंग जो है इस रस्सी के थ्रू की जाती है, हवा उसमें भट्टी में दी जाती है, जिससे कि उसकी आग जो होती है वो क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। By the late 19th century, however, the craft of iron smelting was in decline. In the most villages, furnace fell into disuse, and the amount of iron produced came down. Why was do this? 19वीं शताब्दी के अंत तक आते आते लोहे के प्रकरण का जो हुनर वो खत्म होने लगा था। ज़्यादातर लोगों ने भट्टियाँ, गाँव की जो भट्टियाँ हैं वो ठंडी पड़ चुकी थी और लोहे का जो उत्पादन है वो गिरता जा रहा था। ऐसा क्यों हुआ, किस कारण से हुआ? वन रीज़न वॉज द न्यू फॉरेस्ट लॉ दैट यू हैव read about chapter 4. When the colonial government prevent people from the entering the reserve forests, how could the iron smelters find wood for charcoal? Where could they get iron ore? Defying forest law, they often entered the forest secretly and collected wood, but they could not sustain their occupation on the basis for law. Many gave up their craft and looked for the means of livelihood. ये हम कहें कि इसकी एक वजह तो नए वन कानून भी ही थे, जो कि हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़े हैं, जिनके बारे में आप जो है अध्याय 4 में पढ़ चुके हैं। जब जो कर्नल सरकार थी, जो ब्रिटिशर सरकार थी, ने आरक्षित वनों में लोगों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी थी, तो लोहा बनाने वाले को कोयले के लिए जो है भला लकड़ी कहाँ से मिलती, और लोह अयस्क भी जो है वे कहाँ से लेके आ सकते थे। वन कानूनों को नज़रअंदाज करते हुए वे अक्सर चोरी छिपे जंगलों में जाकर लकड़ी इकट्ठा कर लाते थे, परंतु लंबे समय तक केवल इस तरह अपना कारोबार जारी नहीं रखा जा सकता था। लिहाजा बहुत सारे कारीगरों ने यह पेशा छोड़ दिया और वे अपनी जीविका कमाने के लिए जो है दूसरे साधन ढूंढने लगे। इन सम एरियाज द गवर्नमेंट डिड grant access to the forest, but the iron smelters had to pay a very high taxes to the forest department for every furnace they use. This reduced their income. Moreover, by the late 19th century, iron and steel was being imported from Britain. Ironsmiths in India began using the imported iron to manufacture utensils and implements. This inevitable lowered and demanded for iron produced by local smelter. By early 20th century, artisans produced iron and steel face a new competition. तो हम कहें कि कुछ क्षेत्रों में जो है सरकार ने जंगलों में आवाजाही की अनुमति दे दी थी, लेकिन जो स्मेल्टर्स थे को अपनी प्रत्येक भट्टी के लिए वन विभाग को बहुत भारी जो है कर चुकाने पड़ते थे, जिनसे उनकी आय गिर जाती थी। 19वीं सदी के आखिर तक ब्रिटेन से लोहे और इस्पात का आयात भी होने लगा था। भारतीय जो लुहार थे भी घरेलू बर्तन और औजार आदि बनाने के लिए आयातित लोहे का इस्तेमाल करने लगे थे। इसी वजह से कहें कि स्थानीय जो प्रगलन थे, जो स्मेल्टर्स थे द्वारा बनाए जा रहे लोहे की मांग कम होने लगी थी। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में अगर हम कहें तो लोहा और इस्पात बनाने वाले कारीगरों के सामने एक नई चुनौती आ खड़ी हुई थी कि किस तरह से अब उन्हें जो है आगे काम करना है। तो ये उनके लिए हम कहें कि काफ़ी दयनीय स्थिति थी, काफ़ी प्रॉब्लमेटिक केस उनके लिए ये था। अब इसमें आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है आयरन एंड स्टील फैक्ट्रीज कम अप इन इंडिया, कि भारत में लौह और इस्पात कारखानों का उदय, ये हम देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। आई होप दैट यू ऑल हैव टू बी अंडरस्टैंड इट वेरी वेल स्टूडेंट्स, कि इस ओवरऑल इस चैप्टर में अगर हम व्यू करें तो हमने काफ़ी कुछ देखा है कि किस तरह से जो ब्रिटिशर्स कंपनी थी कि उन्होंने हमारे देश को सिर्फ स्पीसीज़ में ही नहीं लूटा है, बल्कि अगर हम देखें तो किस तरह से जो हमारे कपड़ा उद्योग थे, किस तरह से उनकी जो डिज़ाइनिंग थी उनको उन्होंने कॉपी करने की कोशिश की, इमिटेट करने की कोशिश की, किस तरह से उन्होंने हमारे यहाँ का जो टेक्सटाइल था उससे डिक्लाइन किया
और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो किस तरह से उन्होंने जो हमारा इंडियन जो आयरन और स्टील जो इंडस्ट्रीज़ थी उनको भी उन्होंने काफ़ी हद तक इफ़ेक्टिव किया, जो कि अगर ओवरऑल हम व्यू करते तो हैं तो हम ये मानते हैं कि किस तरह से उन्होंने इंडियन जो ऑक्यूपेशंस था लोगों का उसको काफ़ी हद तक डिप्लॉयड किया था, और हम ये कहें कि उन्होंने उनको काफ़ी शोषण भी किया था। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।